नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनु। उत्तराखंड के ग्लेशियर हादसे से सिवान के 2 परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस हादसे के बाद इन परिवारों के 2 युवक जो है लापता हो गए, लेकिन कई दिन गुजरने के बावजूद उनका कोई अता पता नहीं चल पा रहा। जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे शीला देवी और इन मासूम बच्चों की उम्मीदें टूटती जा रही हैं। इन बच्चों के पिता और शीला देवी के पति सुभाष यादव उत्तराखंड के चमोली में हुए ग्लेशियर हादसे में लापता हो गए थे। एक के बाद एक दिन बीतते जा रहे हैं। झारखंड से लेकर उत्तराखंड सरकार लगातार आश्वासन की घुट्टी पिला रही है, लेकिन सिवान के बढ़हरिया में रहने वाले इस परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ये बात हुई रहे वहाँ से 7 तारीख जहिया मतलब ये बाढ़ आयल तही है। हाँ, अच्छा, कौ बजे बात हुई रहे? 8 बजे। 8 बजे। 8 बजे मतलब वहाँ के ड्यूटी जाता है तब बात हुई रहे। केहू गइल बा घर से? हमार लड़का गइल बड़े आ 2 जना हमर जाउत गइल बालो। हम लड़का अपन मांगतानी, हम अपन लड़का मांगतानी। हमरा रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, हमर लड़का चाहिए। बढ़हरिया के चौकी हसन पंचायत के सुभाष यादव और हरदोबरा पंचायत के गौतम यादव चमोली के ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में वर्क वेल्डर का काम करते थे, लेकिन पिछले सप्ताह आए सैलाब के बाद से दोनों युवकों का कोई अता पता नहीं है। तब से सिवान के ये परिजन अच्छी खबर के लिए तरस रहे हैं, लेकिन हर तरफ से नाउम्मीदी ही हाथ लग रही है। हम तो सबसे पहले अपना बच्चे को मांग करेंगे, हमारा बच्चा मिल जाए। प्रशासन, चाहे वहाँ का उत्तराखंड का प्रशासन हो चाहे यहाँ का प्रशासन हो। सुभाष और गौतम अपने परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे, लेकिन ग्लेशियर हादसे में न सिर्फ दोनों युवकों की जिंदगी छीन ली, बल्कि उनके परिवार को भी अनाथ कर दिया। बड़ा सवाल ये है कि अब इन मासूमों की परवरिश कौन करेगा, इन बुजुर्ग परिजनों की देखभाल कौन करेगा। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। भूकंप का नाम सुनकर मुंगेर के बाशिंदे आज भी सिहर उठते हैं। 1934 के बाद से लगातार आ रहे भूकंप के झटकों से तबाह और बर्बाद हुआ मुंगेर शहर फिर से उठ खड़ा तो हुआ, लेकिन यहां के निवासी आज भी उससे सबक लेने को तैयार नहीं है। प्राचीन इमारतों की दरों दीवारों पर पड़ी ये दरारें आज भी 86 साल पहले आए उस भयावह भूकंप की यादें दिलाती हैं, जिसने तब न सिर्फ 1400 से ज्यादा लोगों की जिंदगी ली थी, बल्कि मुंगेर को मलबों के शहर में तब्दील करके रख दिया था। इस त्रासदी के बाद मुंगेर को नए सिरे से बसाने की पहल की गई और आज का मुंगेर भूकंप के बाद मची तबाही और उसके बाद शुरू किए गए पुनर्निर्माण की उसी नींव पर आकार लेता जा रहा है। 1934 में जो भूकंप हुआ था, सभी को मालूम है कि मुंगेर में कितना बड़ा क्षति हुआ। अब मुख्य केंद्र मुंगेर ही होता है और अभी भी जो पुराना मकान बना हुआ है उसी तरह अभी भी उसका चिन्ह अभी भी नजर आता है। भूकंप जोन में शामिल मुंगेर 1934 के प्रलयकारी भूकंप के बाद 1987 और उसके बाद भी अक्सर प्राकृतिक आपदाओं से जूझता और फिर से उठकर खड़ा होता रहा है। इसके बावजूद मुंगेर के बाशिंदे उस विनाश से सबक लेने को तैयार नहीं हैं। तभी तो मुंगेर शहर के नदी नालों से लेकर चौक चौराहों पर एक के बाद एक बेतरतीब तरीके से मकान और दुकान बनाए जा रहे हैं। ऐसे में फिर से वैसा हादसा हो तो मुंगेर का भगवान ही मालिक होगा। इतना सकरा गली हो गया है, एक मकान दूसरे मकान पर चढ़ा हुआ है। अगर किसी तरह का त्रासदी हो गया तो यहाँ बहुत बड़ा चीज देखने को मिलेगा। और अभी भी जो पुराना मकान बना हुआ है उसी तरह अभी भी उसका चिन्ह अभी भी नजर आता है। और जिस तरह से अभी छोटे छोटे बड़े बड़े मकान बन रहा बिना देख रेख में।
मुंगेर से अब भी भूकंप का खतरा टला नहीं है। जाहिर है जब भी देश और दुनिया के किसी भी कोने में भूकंप के झटके आते हैं, मुंगेर वासी दहशत के मारे सिहर उठते हैं। आज का मुंगेर तभी आगे बढ़ सकेगा जब इस शहर को भूकंप की विभीषिका से लड़ने के लिए तैयार किया जा सकेगा। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। मनरेगा और मुख्यमंत्री निश्चय योजना बांका के गांवों के लिए वरदान साबित हो रही है। इन दोनों योजनाओं की बदौलत आज गांव-गांव में विकास की बयार बह रही है। बरौनी पंचायत के ग्रामीण कभी सड़क से धूल फांकते हुए कटोरिया तक आते जाते थे, लेकिन मनरेगा और मुख्यमंत्री निश्चय योजना के फंड से बनी 2.5 किलोमीटर लंबी इस चमचमाती सड़क ने उनकी सारी परेशानियां दूर कर दी हैं। तो मानसून में ग्रामीणों का रास्ता रोकने वाली इस नदी पर जल संचय योजना के जरिए चेक डैम और पुल बनाकर आने जाने का मार्ग तो प्रशस्त किया ही गया है। साथ ही इसके पानी से पूरे इलाके में हरियाली फैलती जा रही है। ये जो पुलिया बनाए हैं ये जल संचय का एक साधन है। इससे एक और फायदा हुआ कि जल का जो स्तर नीचे चला जा रहा था, इससे जल का स्तर ऊपर भी हो गया। आज़ादी के बाद से ही विकास के लिए तरस रहे बांका के इस सुदूर इलाके में दूरदर्शिता और सूझबूझ की बदौलत बदलाव की बयार बहती दिख रही है। अब यातायात तो सुगम हो ही गया है, साथ ही सिंचाई की सुविधा मिलने से किसानों की जिंदगी भी खुशहाल होती जा रही है। ये हम लोगों का सर, ये बनने के बाद में हम लोगों का गेहूँ फसल जो भी फसल है सब हम लोग को उपज होता है। अच्छा। और इस पुलिया बनने के बाद में हम लोग जो है सो कभी बार बीमार किसी को हो जाता था तो कोई नहीं जा पाता था। अच्छा। और पुलिया बनने के बाद में अभी कुछ सुविधा हो गया। सच ही कहा गया है, जहां चाह वहां राह। मनरेगा और निश्चय योजना के नाम पर अक्सर घपले और घोटाले का आरोप लगते रहता है, लेकिन आज यही दोनों योजनाएं बेलौनी पंचायत के पिछड़े गांवों के लिए सौगात लेकर आई है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। देवघर के वैद्यनाथ धाम में बसंत पंचमी पर भोलेनाथ का तिलक उत्सव किया गया। इसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में मिथिलांचल के कोने कोने से लोग भी पहुंचे। मंदिर की घंटियां गूंज रही हैं और बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में भोलेनाथ का तिलक किया जा रहा है। तिलकोत्सव का यही वो भव्य समारोह है जिसमें शामिल होने के लिए मिथिलांचल के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब भोले की नगरी पहुंचा हुआ है। दरअसल मिथिला के निवासी बाबा बैद्यनाथ को अपना संबंधी मानते हैं। इस नाते बसंत पंचमी पर बाबा के तिलकोत्सव समारोह में शामिल होने के लिए वो हर साल बाबा नगरी की ओर खींचे चले आते हैं। हम लोग मधुबनी से आए हैं, बिहार मधुबनी से आए हैं और बाबा बैद्यनाथ का पूजा करने के लिए यहाँ बसंत पंचमी में हर बार आते हैं। सारे संसार के लिए प्रार्थना करेंगे बम जी, सबको समृद्ध बनाए, सबको खुशहाली दे, यही कामना के साथ मनोकामना लिंग के पास हम लोग आते हैं। बसंत पंचमी पर तिलकोत्सव के साथ ही ये तमाम भक्त बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद लेकर वापस मिथिला लौट गए। 1 महीने बाद महाशिवरात्रि के दिन जब बाबा बैद्यनाथ का विवाह होगा, तब ये मिथिलावासी फिर से बाबा नगरी का रुख करेंगे। यही वो सदियों पुरानी परंपरा है जिसे मिथिलांचल वासी आज भी उसी आस्था और विश्वास के साथ निभाते आ रहे हैं। शिवरात्रि में फिर दोबारा आके बाबा का बारात में शामिल, बाबा के बाराती को करेंगे। कब से परंपरा है ये बहुत पूर्वजों से चली आ रही परंपरा है। इन लोगों के 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी पुरानी परंपरा, सबसे पुरानी मेला यही है यहाँ। भोले की नगरी में यूं तो सालों भर आस्था की बयार रहती है, लेकिन बसंत पंचमी वो खास दिन होता है जब तिलकोत्सव के साथ ही बाबा बैद्यनाथ के विवाह समारोह की शुरुआत हो जाती है और इसमें शामिल होने का मौका कोई शिव भक्त छोड़ना नहीं चाहता। ऋतुराज, न्यूज़ 18 देवघर। बेटियां हॉकी स्टिक लिए दमखम दिखाती नजर आएंगी, तो झारखंड की महिला हॉकी खिलाड़ियों को भी अपनी तैयारी परखने का मौका मिलने वाला है।
हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले सिमडेगा के एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में अगले महीने फिर से हॉकी का वही उत्साह और जुनून देखने को मिलेगा। जब इंडियन नेशनल सब जूनियर महिला हॉकी टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से पहुंची महिला खिलाड़ी हॉकी स्टिक के साथ अपना दमखम दिखाती नजर आएंगी, तो इस प्रतियोगिता में झारखंड की महिला हॉकी खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी खास नजर होगी। टीम को कोऑर्डिनेट भी करना है, उनके साथ टेक्निक टैक्टिक्स सारा चीज को सिखाना पड़ेगा, तभी हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेंगे। सिमडेगा के एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में 10 मार्च से शुरू होने वाली इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की तैयारी तेज हो गई है, जिसमें झारखंड के साथ साथ देश भर की हॉकी प्रतिभाओं का जलवा तो दिखेगा ही, साथ ही इसमें झारखंड की हॉकी खिलाड़ियों को अपनी तैयारी परखने का मौका भी मिल सकेगा। इसके लिए झारखंड की ओर से जल्द ही कैंप भी लगाया जा रहा है। बच्चों में साइकोलॉजिकल और मेंटल सब दृष्टि से फिट करना पड़ेगा, तभी जाकर झारखंड टीम। सिमडेगा वो उर्वरा धरती है जहां से खाद पानी पाकर हर साल हॉकी की नई नई कोपलें न सिर्फ फूटने लगती हैं, बल्कि देश और दुनिया पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं। तभी तो सिमडेगा को सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी करने का सुनहरा मौका मिला है। श्री राम, न्यूज़ 18 सिमडेगा। गया के वशिष्ठ सम्राट अपनी मेहनत से हर किसी के लिए मिसाल बन गए हैं। कभी चाइल्ड ट्रैफिकिंग के शिकार रहे वशिष्ठ आज खुद की जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी में उजाला भरने की कोशिश में लगे हैं। मधेपुरा का मुरहो, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल का पैतृक गांव है। इसी गांव के लाल वशिष्ठ ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो समाज के लिए आंखें खोलने वाली तस्वीर बन गई है। गुदड़ी का लाल वशिष्ठ 10 साल पहले चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार हो गया था, लेकिन ये होनहार युवा अपनी प्रतिभा के बल पर आज खुद अपनी किस्मत लिख रहा है। पे ही हम लोग खेल रहे थे, उसी टाइम 90s के दौर में बहुत सारे दलाल सब आते थे और बच्चे को गांव-गांव से बहला फुसला करके ले जाते थे और वहां बेच दिया जाता था। उसी में हम लोग यहां से 16 बच्चे का ट्रैफिकिंग हुआ था हम लोग के गांव मुरहो से, जिसमें कि मुरहो मुसहरी से लगभग 15 थे, यहाँ से हम 16 बच्चे थे, जिसमें कि हुआ था क्या कि हम लोग को कुछ नशा का कुछ खिला करके हम लोग को शाम में यहाँ से ले गए थे गाड़ी से। वशिष्ठ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, उसे पटना में बेच दिया गया, लेकिन बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उसे बाल मजदूरी के दलदल से मुक्त कराकर नई जिंदगी दी। बाद में वशिष्ठ खुद भी इस संस्थान से जुड़े और ऐसे ही कई अभागे बच्चों को दलदल से निकाला। यही नहीं, अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। यूजीसी नेट करने के बाद यूपीएससी और बीपीएससी के इंटरव्यू का सफर भी तय किया। आने वाले समय में ये समाज को अच्छा संदेश देंगे और हम लोगों को उम्मीद है कि ये प्रशासनिक स्तर के पदाधिकारी बनकर समाज का सेवा करेंगे। मशहूर शायर वसीम बरेलवी ने शायद वशिष्ठ जैसे युवाओं के लिए ही क्या खूब लिखा है, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तुरबुस, न्यूज़ 18 मधेपुरा। और बात गया की बेटी पुष्पा की, जिसने बुरे वक्त में भी हार नहीं मानी। अपनी मेहनत और कड़े संघर्ष से आज वो अपने परिवार और समाज के लिए मिसाल बन गई हैं। पुष्पा कभी घर बुहारती हैं तो कभी मवेशियों को चारा खिलाती हैं। अगले ही पल फोन पर हैदराबाद के उस कंपनी के सहकर्मी से बातचीत में जुट जाती हैं, जहां से छुट्टियां लेकर वो लंबे अरसे बाद अपने गांव, अपनी मां के पास लौटी हैं। इस छोटी सी उम्र में ही गया की होनहार बेटी पुष्पा अपने घर की जिम्मेदारी जिस बाखूबी से उठा रही है, वो हर किसी के लिए मिसाल है। अभी हम अपने खुद को भी देख रहे हैं, हम अपने मम्मी पापा को भी देख रहे हैं। 9,500 मिलता था सैलरी और 11,500 मिलता था कोरोना का, वो मिला लॉकडाउन का मिला था।
हाँ, तो यही मिला के मैं भेजी थी। और अभी भी मेरा सैलरी है 10,000, 10,000 है। और मैं जा रही हूँ 16 तारीख को। एक वो वक्त भी था जब लॉकडाउन के दौर में पुष्पा के घर में खाने के लाले पड़ गए थे, लेकिन 10वीं पास पुष्पा ने हिम्मत नहीं हारी। जीविका संस्था की मदद से कंप्यूटर का कोर्स किया और फिर गया के छोटे से गांव बांकी की गलियों से निकलकर वो साइबर सिटी हैदराबाद पहुंच गई, जहां उसने कड़ी मेहनत से ऐसा मुकाम हासिल किया जो आज उसके परिवार के लिए संबल बन गया है। हैदराबाद में मैं काम करती हूँ, कैशियर का काम करती हूँ। वो कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्केट लिमिटेड, मियाँपुर। कैसे पहुंची वहाँ पे क्वेस कॉर्प लिमिटेड के माध्यम से मैं वहाँ पे पहुँची। सर के द्वारा सर लोग लेके गए हैं। वहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ कैशियर का। जीविका समूह से जुड़ी पुष्पा की मां शांति देवी आज भी खेतों में पसीना बहाती हैं। उन्हें अपनी बेटी पुष्पा पर गर्व है के भाई के पढ़ाई के लिखाई के है, भाई के अपने घर में तबीयत खराब है ओकरा भी करवेल के है। अपने बुलंद इरादों से पुष्पा ने दिखा दिया है कि बिहार की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। तभी तो गया की गलियों से निकलकर वो आज न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं, साथ ही अपने परिवार का नाम भी रोशन कर रही हैं। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। जमुई में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नर्सरी से लेकर 5वीं तक के क्लास को शुरू कर दिया गया, जहां नौनिहालों की जिंदगी से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। इस क्लासरूम के हर बेंच पर छोटे छोटे बच्चे बस्ता लिए बैठे हुए हैं। किसी बेंच पर 2 बच्चे हैं तो दूसरी बेंच पर 3 बच्चे बैठे हुए हैं। बिहार सरकार ने भले ही 6ठी क्लास से ऊपर के बच्चों को स्कूल आने की अनुमति दी है, लेकिन इसकी धज्जियां उड़ाते हुए इस्लाम नगर के इंडियन नेशनल पब्लिक स्कूल में नर्सरी से लेकर 5वीं तक के क्लास तो शुरू कर ही दिए गए हैं। कोविड नियमों की भी खुलेआम अनदेखी हो रही है। LKG में LKG क्या नाम है आपका? आसिद आलम। मास्क वगैरह नहीं लगाए हो तुम? मास्क नहीं लगाए हो? मास्क घर में लगा परसों 1 बजे। अच्छा, किस 11 बजे। किस क्लास में पढ़ती हो? मास्क लगाई हो? बिहार सरकार ने छोटे बच्चों को घर में ही रहने की हिदायत दी है, लेकिन पैसा कमाने की चाहत में जमुई के इस्लाम नगर मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चों के लिए निजी स्कूल के गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि स्कूल प्रबंधन कुछ और ही तर्क दे रहा है। सर, ये तो ट्यूशन हो रही है। ट्यूशन हो रही है? किस बात का ट्यूशन पढ़ा रहा है? ट्यूशन पढ़ा रहा है स्कूल में? जैसे कि सर स्कूल जो लॉकडाउन हुआ है सर, एक कोविड के गाइडलाइन का पालन हो रहा है स्कूल में। एक्चुअली में जो कोचिंग जो खुला था ना सर, 2 घंटा ही पढ़ाते हैं, उसके बाद ये स्कूल खुला ही नहीं था। स्कूल प्रबंधन भले ही कोई भी तर्क दे, कोरोना काल में जिस तरह से क्लासरूम की एक एक बेंच पर ठूस ठूस कर बच्चों को पढ़ाने का दिखावा किया जा रहा है, उससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। काटशिला के डॉक्टर नागेंद्र सिंह गरीब मरीजों के लिए वरदान से कम नहीं है, जो अपने दिवंगत मां की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए साल में एक बार किसी न किसी गांव में फ्री हेल्थ कैंप जरूर लगाते हैं। किसी को दिल की बीमारी है तो कोई किडनी के बढ़ते मर्ज से परेशान है। इस कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहा घाटशिला का हर एक शख्स डॉक्टर नागेंद्र सिंह की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। बड़े बड़े अस्पतालों से नाउम्मीद होकर लौटे हार्ट और किडनी की असाध्य बीमारी से जूझ रहे इन मरीजों के लिए घाटशिला के डॉक्टर नागेंद्र सिंह वरदान बनकर आए हैं। 30 साल से मां की स्मृति में एक निःशुल्क ऑपरेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो गंगा मेमोरियल हॉस्पिटल में होता है, जो 2 महीना तक चलता है और प्रत्येक दिन उसमें निःशुल्क ऑपरेशन होता है। 30 साल पहले जब डॉक्टर नागेंद्र सिंह की मां का निधन हो गया था, तभी उनकी याद में गरीबों का दुख दर्द दूर करने का उन्होंने जो प्रण लिया था, वो हर साल अलग अलग गाँव में फ्री मेडिकल कैंप लगाकर आज भी निभाते आ रहे हैं। ये मेडिकल कैंप अब तक ना जाने कितने गरीबों के लिए वरदान साबित हुआ है। तो खबर मिला कि डॉक्टर सिंह साहब जो ऑपरेशन फ्री में करेगा, उसी के सिलसिले में हम आए हैं यहाँ पर दिखाने के लिए।
क्या लगता है ये जो ऑपरेशन हो रहा है फ्री में, इससे फायदा होता है? हाँ, फायदा होता है। किस तरह का मतलब सुविधा मिलता है? सुविधा देखिए मतलब फ्री इलाज करता है, ऑपरेशन जो भी होता है पैसा वैसा नहीं लेता है। डॉक्टर नागेंद्र सिंह की ये छोटी सी पहल घाटशिला के हजारों ग्रामीणों को नई जिंदगी दे चुकी है। तो जरा सोचिए, डॉक्टर नागेंद्र की ही तरह दूसरे चिकित्सक भी गरीब मरीजों का दुख दर्द दूर करने के लिए आगे आए तो सचमुच ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। इधर कटिहार के दिव्यांगों के लिए जयपुर फुट वरदान साबित हो रहा है। दिल्ली की सामाजिक संस्था की ओर से लगे कैंप में कई दिव्यांगों को जयपुर फुट के रूप में नई जिंदगी मिली है। ये चमत्कारी पैर लगते ही कटिहार की रूबी फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। एक हादसे ने उनके दोनों पांव और हाथ छीन लिए थे। तब आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। अपने पैरों पर खड़ा होना किसी सपने जैसा हो गया था। लेकिन दिल्ली की सामाजिक संस्था का ये कैंप रूबी जैसे न जाने कितने दिव्यांगों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया, जहां रूबी के साथ साथ कई और दिव्यांगों को जयपुर फुट लगाए गए। दिल्ली की एक संस्था है, वो इस तरह का जयपुरी फुट्स बना रहे हैं और इस तरह का आप देख रहे हैं हाथ, यानी जो जन्मजात लोगों का हाथ पैर कट जाता है उन लोगों के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा एक नया व्यवस्था किया गया है। और कटिहार में फिलहाल इसका एक वर्कशॉप लगा, एक कैंप बनाया यहीं पर बन रहा है और जो भी लोग हैं लगभग 200 की संख्या में लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इस छोटे से कमरे में ये कारीगर अपने हाथ से एक एक कर जयपुर फुट को अंतिम आकार देने में जी जान से जुटे हुए हैं। ये चमत्कारी पैर लगाकर कोई भी दिव्यांग फिर से अपनी वही पुरानी जिंदगी जी सकता है जो एक हादसे ने उससे छीन ली थी। दौड़ सकते हैं, साइकिल चलाना या कोई भी छोटा मोटा काम वो कर सकते हैं आराम से। इसके लिए कोई बाधक नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती सर। रबड़ से बना किफायती और टिकाऊ ये जयपुरी फुट अब तक देश और दुनिया के न जाने कितने विकलांगों को नई जिंदगी दे चुका है। वहीं जयपुर फुट कटिहार के दिव्यांगों की जिंदगी में नया चमत्कार कर रहा है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18, कटिहार। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।